गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। एक बार बताना भाई, आवाज़ वगैरह आ रही है कि नहीं? सॉरी। इफ़ वर्सेस अनलेस नहीं, इफ़ वर्सेस इन केस। काफ़ी सारे बच्चों के कल मैसेजेस आए कि सर इफ़ का और इन केस का डिफरेंस और बता दीजिए। इफ़ वर्सेस इन केस। आधा दिमाग काम कर रहा है, आधा गला काम कर रहा है। आ रही है आवाज़ वगैरह सब? हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा। कुछ बच्चों के मैसेजेस आए कि सर इफ़ में और इन केस में जो आप डिफरेंस बता रहे थे उसका थोड़ा डिटेल में बता दो एग्जांपल्स के साथ में। तो सबसे पहले आज की क्लास वहीं से शुरू करेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस थे, क्या क्या था। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं लिखता हूँ डू ए, यही लाइन लिखी थी, इफ बी हैपन्स, यानी कि आपको ए करना है अगर बी हो। और दूसरा केस मैंने लिखा था कि दूसरा केस क्या हो सकता है कि डू ए इन केस बी हैपन्स, इन केस बी हैपन्स। ठीक है, आज कंजंक्शन की लास्ट क्लास है। ठीक है, लास्ट प्रैक्टिस क्लास है। इसके बाद में हम एडवर्ब की प्रैक्टिस करेंगे भाई। ठीक है, हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। हर चैप्टर की एटलीस्ट 8 से 10 क्लासेस हम पढ़ेंगे, चैप्टर मतलब प्रैक्टिस क्लासेस। जितनी थ्योरी आपको मिलती है किसी भी बैच में, थ्योरी हमने उतनी ही दी है, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस भी उतनी ही देंगे। अगर 8-9 क्लास थ्योरी की होती है किसी केस में, मतलब किसी चैप्टर में, सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विथ 8 और 10 क्लासेस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, पढ़ा रहा हूँ बट लग नहीं रहा कि मैं पूरी क्लास ले पाऊंगा, सच बता रहा हूँ। डू ए इफ बी हैपन्स। देखो बात क्या होती है, आपको ये कंजंक्शन हम पढ़ ही रहे हैं तो ये सब चीज़ें पहले से पता है कि देखो जैसे इस क्लॉज के पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो मैं कह दूंगा कि मेन क्लॉज है ये। इस क्लॉज के पहले जो कंजंक्शन आएगा वो इफ है, और इफ कंजंक्शन आ रखा है तो कौन सी क्लॉज रही होगी? ये आपकी रही होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऐसे ही यहाँ देखेंगे ये मेन क्लॉज है और ये आपकी कौन सी रही होगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इफ में और इन केस में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है। क्या डिफरेंस होता है? इफ का मतलब है कि देखो अगर ये काम हो जाए तो ये कर लेना, यानी कि अगर मैं इसका मीनिंग लिखूं ना, हिंदी में ही लिख दूं, इसका मतलब हो जाएगा ए को करना अगर बी पहले हो जाए, बी पहले हो जाए, ये इसका मीनिंग है बेसिकली। और जो नीचे वाला इन केस वाला है इसका मीनिंग क्या होता है? ए को करना, मतलब ए कोई काम है, यहाँ पे हम काम मान के चल रहे हैं, ए को करना क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हो सकता है बी बाद में हो जाए। ये इसका कुछ मीनिंग बनता है भाई, क्योंकि हो सकता है बी बाद में हो जाए। ये इसका कुछ मीनिंग आता है। अब मैं आपको 2-4 एग्जांपल दे देता हूँ, आप फिर मुझे बताना कि कौन से में इन केस आएगा और कौन से में इफ आएगा। ठीक है,
मैंने लिखा आई विल बाय एन अम्ब्रेला, इट रेन्स। एक सेंटेंस मैंने और लिखा, आई विल बाय अम्ब्रेला, या फिर सॉरी, आई विल ओपन द अम्ब्रेला देखो एक बार, आई विल बाय एन अम्ब्रेला डैश इट रेन्स, आई विल ओपन द अम्ब्रेला डैश इट रेन्स। एक सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस। आई विल कॉल द पुलिस, आई विल कॉल द पुलिस डैश यू बॉदर मी। बॉदर का मतलब होता है जी परेशान करना, एक तरीके से, है ना, परेशान करना। बॉदर का मीनिंग होता है परेशान करना। चौथा है चलो तीन ही सेंटेंस है फिलहाल, तीनों में फिल करके बताओ कौन से में क्या आएगा। देखो एक बात बताइएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, और वो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि आप अम्ब्रेला कब खोलते हो, बारिश मतलब आप अम्ब्रेला कब खरीदते हो। ऐसा थोड़ी ना होता है कि चलो बारिश हो जाएगी तो मैं अम्ब्रेला खरीदूंगा, वो सेंस नहीं बनता है ना, वो सेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि बारिश पहले हो बाद में अम्ब्रेला खरीदा जाए, ऐसा बहुत रेयर केस है। जनरली क्या होता है, घरों में हम अम्ब्रेला खरीद के रख लेते हैं क्योंकि हो सकता है बाद में बारिश हो जाए। यानी कि हम अम्ब्रेला इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि हो सकता है बारिश हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए। तो पॉसिबिलिटी वगैरह को दिखाने के लिए, रीजन को दिखाने के लिए हम कहते हैं कि इन केस आएगा। क्या आएगा भाई? इन केस आएगा, इन केस। नेक्स्ट, आई विल ओपन द अम्ब्रेला, मैं अम्ब्रेला को ओपन करूंगा। अब अम्ब्रेला को ओपन कब करा जाएगा? बारिश हुई नहीं है, पहले से ही ओपन कर लिया जाएगा, चलो अम्ब्रेला को ओपन कर देते हैं, हो सकता है बारिश हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। जैसे ही आपको दिखता है कि हाँ बारिश शुरू हो चुकी है, अम्ब्रेला को आप ओपन कर लेते हैं। इसीलिए सेकंड सेंटेंस में आपका इफ आएगा, है ना। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, थर्ड आपका है आई विल कॉल द पुलिस डैश यू बॉदर मी। आप एक बात बताओ, क्या आप पुलिस को पहले से बुला के बैठा लोगे कि आ जाइए जी यहाँ बैठ जाइए, हो सकता है ये बाद में मुझे परेशान करे? ऐसा तो होता नहीं है। कोई अगर आपको परेशान करता है तो बाद में आप पुलिस को बुलाते हैं, यानी कि पहले ये काम होगा। अगर पहले ये काम होगा तो इफ आ जाएगा। तो ध्यान देंगे, इफ वाला एक्शन पहले होता है और इनकेस वाला एक्शन बाद में होता है, जस्ट इतना सा फर्क है दोनों में। ठीक है चलो भाई, ये इतना सही इनमें डिफरेंस है। आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं जो कल हम कर रहे थे। यू ऑलवेज डंप योर क्लॉथ्स ऑन द बेड डैश आई टेल यू टू हैंग देम। बताएंगे भाई क्या आएगा? इफ आएगा, व्हेनेवर आएगा, सिंस आएगा, या बिकॉज आएगा? बताएंगे।
You always dump your clothes on the bed. Dash, I tell you to hang them. बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करो। लक्ष्मी नारायण, होती है भाई वो कैब की क्लास, होती है। देखो सबसे पहले देखेंगे, मैंने कहा आप हमेशा क्या करते हो कि जो कपड़े हैं आपके उनको बेड पे डाल देते हो। डंप करना यानी कि किसी भी चीज को फेंक देना, ऐसे ही कूड़े के तरीके से डाल देना, है ना। कब डालते हो कि जब भी मैं आपसे ये कहता हूं कि इन कपड़ों को टांग दो, तो आप टांग दे तो हो नहीं, आप क्या करते हो, उल्टा उनको बेड पे फेंक देते हो कतई। तो यहाँ पे बिकॉज और सिंस का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको कंडीशन दे रखी हो कि भाई आप तब फेंकते हो जब मैं ये कहूं, नहीं, हमने कहा है कि जब भी आपसे बोला जाता है कि आप टांग दो, तो आप टांगते तो हो नहीं, उसकी जगह उल्टा फेंक देते हो। यानी कि वैसे भी आप देखेंगे ऑलवेज आ रखा है, और ऑलवेज को देख के हमें समझ आ रहा है कि कोई ऐसा फ्रीक्वेंट एक्शन है, और फ्रीक्वेंट एक्शन किससे दिखाते हैं, वेनेवर से। तो वेनेवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सेंटेंस देखते हैं। इट वुड बी फ्यूटाइल टू सजेस्ट अल्टरनेटिव्स टू हर डैश, सी हैज द हैबिट ऑफ डूइंग व्हाट सी थिंक्स इज राइट। बताएंगे भाई क्या आएगा, सो आएगा, बिकॉज आएगा, नीदर आएगा, बट आएगा। इट वुड बी फ्यूटाइल, देखो फ्यूटाइल का मीनिंग क्या होता है बेसिकली, मतलब तो इट वुड बी फ्यूटाइल, तो फ्यूटाइल का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कोई भी काम ऐसा जो पॉइंट लेस हो, कोई भी काम ऐसा जिसका कोई मतलब ना हो, यानी कि एकदम बेकार की चीज। ठीक है, अच्छा, यानी कि किसी चीज को कहना बिना मतलब की, यानी कि उसको अगर हम सजेस्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव्स, तो ये एकदम फ्रूटलेस बात है, फ्यूटाइल बात है, बेकार बात है। क्यों है ये बेकार, ये जो बात कही गई है उसका रीजन यहाँ पे कहा दिया गया है, सी हैज द हैबिट ऑफ डूइंग व्हाट सी थिंक्स इज राइट, क्योंकि उसको आदत है कि वो वही करेगी जो उसको अच्छा लगता है। इसका मतलब है रीजन दिया गया है, सो तो रिजल्ट दिखाता है, ये नहीं आएगा। नीदर का और बट का कोई सेंस नहीं है, बिकॉज आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, Vinod was late in reaching the meeting point. Dash, his bicycle had a flat tire halfway on his right. बताएंगे क्या आएगा आंसर। विनोद वॉज लेट इन रीचिंग द मीटिंग पॉइंट, यानी कि विनोद लेट था मीटिंग पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और उसके लेट होने का रीजन आगे बताया गया है, और रीजन ये था कि हिज बाइसिकल हैड अ फ्लैट टायर। फ्लैट टायर का मतलब है कि उसकी जो साइकिल थी उसमें हवा नहीं थी। ठीक है, अगर साइकिल में हवा नहीं थी तो ये रीजन दिखा रहा है। सो दैट जो होता है बेसिकली वो आपका पर्पस दिखाता है, तो ये तो होगा नहीं। ऑल्दो आपका कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, इफ कंडीशन दिखाता है, एज आपका रीजन दिखाता है, एज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुराग कह रहे हैं सर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप हमारे लिए प्रॉब्लम क्यों झेल रहे हो, लव यू। देखो मैं मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं आप पे ये एहसान जताऊं कि मैं देखो तबीयत ख़राब है फिर भी आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके लिए कुछ नहीं झेल रहे, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। बीइंग अ टीचर, आपने फीस पे करी है, आपने मतलब टाइम अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मतलब एज़ फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल है तब तक एटलीस्ट क्लास ली जाए। ठीक है, पलक गुप्ता भी बोल रही है बार बार कि सर तबीयत ख़राब है, रेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तबीयत ख़राब है, बट तबीयत ख़राब होने से मुझे लगता है ये आप पे कोई एहसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यार, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको पढ़ाएं यार। फीस आप लोगों से लेते हैं, आप लोग सुबह मतलब पूरे रात इंतज़ार करते होगे क्लास का कि सुबह क्लास है।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई बच्चा कह रहा था कि सर एज तो कंपैरिजन भी दिखाता है। देखो कंपैरिजन एज तब दिखाता है जब एज एज आता है, जो सिमिली आती है ना उसमें दिखाता है, यहाँ पे एज नहीं दिखाता है कंपैरिजन। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताएंगे भाई। डैश वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, डैश आई आस्क हिम। बताएंगे भाई। देखो सबसे पहले ये जो कॉमा होता है, हमने कहा कि बेशक हम अच्छे दोस्त नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा मेरी मदद करता है यदि मैं उससे मदद के लिए बोलता हूं। इसका सीधा सा मतलब है यहाँ तो बिकॉज नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मदद करने का रीजन हमारा दोस्त ना होना है, नहीं। हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त नहीं है उसके बाद भी मदद करता है, इसका मतलब है कि पहले ब्लैंक में तो ऑल दो आएगा या फिर दो आएगा, तो एक ऑप्शन आप एलिमिनेट यहां से कर पाए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। ही ऑलवेज हेल्प्स मी, वो हमेशा मेरी मदद करता है। कब? जब भी मैं उससे ये कहता हूं कि मदद कर। एक बात बताओ, मदद पहले करेगा या फिर मैं उससे बोलूंगा पहले? तो आप कहोगे सर कि पहले मदद के लिए बोला जाएगा, यानी कि ये काम पहले हो रहा है और ये काम पहले हो रहा है, इसका मतलब है इफ आएगा, और इसका मतलब है कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन केस नहीं आएगा, इफ आएगा। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बच्चे कह रहे हैं सी फॉर छुट्टी कर दीजिए। ठीक है संजीव, बस दो क्वेश्चन और करेंगे फिर छुट्टी कर लेंगे। दे डू नॉट डेयर टू बी फ्री, डैक्स द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी बिकम कॉन्टेजियस। बताएंगे भाई। ओके, ये बिकम भी ना गलती से लिख गया, एक्चुअली यहाँ पे भी ब्लैंक बनाना था। ठीक है, तो लेट मी जस्ट मेक इट अ ब्लैंक। ओके, so there are two blanks, there are two blanks, दो ब्लैंक हैं और ये आपको फिल करके बताना है। देखो हमने कहा दे डू नॉट डेयर टू बी फ्री, डैश द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी कॉन्टेजियस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे इफ लगा देता हूं तो आपको पता है कि इफ वाली क्लॉज में विल नहीं आता है, तो सबसे पहले तो सी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। इफ वाली क्लॉज में कभी भी विल नहीं आता है तो एक ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। आ जाते हैं, अब आपको लेस्ट के साथ में बताया गया है कि लेस्ट के साथ में आप या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो यानी कि V1, और या फिर शुड प्लस V1 लिख दो, दोनों सही हो जाते हैं, यानी कि A भी सही है B भी सही है। दैट मीन्स आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा D, यानी कि A और B दोनों सही हैं। A और B दोनों करेक्ट आंसर हो सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है लेस्ट का जो पेयर बनता है या तो शुड प्लस V1, ठीक है, या तो शुड प्लस V1 या फिर अकेला V1, दोनों ही इसके पेयर बन सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट एंड probably the last. Next, she was aware of the fact that she was not responsible for her parents' state of mind, dash was she responsible for the state of their marriage। देखो हमने कहा कि वो अवेयर थी इस फैक्ट से कि वो अपने पेरेंट्स की स्टेट ऑफ माइंड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। आगे हमने लिख रखा है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और यहाँ फुल स्टॉप है। इतनी बातों को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन तो है नहीं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये इन्वर्जन रहा होगा कि नहीं? अगर क्वेश्चन नहीं है तो ये इन्वर्जन रहा होगा। अगर ये इन्वर्जन रहा होगा तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा वर्ड आएगा जिसके साथ में हम इन्वर्जन लगा सकते हैं। आएगा कि नहीं? क्या ईदर के साथ में इन्वर्जन लगाते हैं? जी नहीं। क्या एंड के साथ में इन्वर्जन लगाते हैं? जी नहीं। दो ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अब देखेंगे क्या मैं ये लिख दूं, यहां पे हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं? जी नहीं।
तो इसका मतलब है नॉर के साथ में इन्वर्जन आता है और नॉर ही यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, नॉर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बी। बढ़िया क्वेश्चन था ये। देखेंगे क्यों नॉर आया, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन आ रखा है, और इन्वर्जन तब आता है जब कोई नेगेटिव वर्ड आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में। ये वाला तो सेंटेंस यहाँ से शुरू ही था, मेन क्लॉज। अगर यहाँ से ये शुरू है एक क्लॉज, इसका मतलब है नॉर आएगा। ठीक है, तो ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिक्स हो रखा है। ठीक है, वैष्णवी सुमन कह रही है कि सर नॉर के साथ में तो नीदर का पेयर बनता है। बच्चा सुनो, एक बात समझो, नीदर का पेयर नॉर होता है, दैट डजंट मीन कि हमेशा नीदर और नॉर साथ में आएंगे। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि हम कहते हैं कि ईदर का पेयर और होता है, तो क्या मैं ये मान के चलूं कि जब भी और आएगा तो ईदर का आना जरूरी है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने लिखा ईदर राम और ईदर राम और मोहन इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैंने लिखा इधर राम और मोहन इज रिस्पॉन्सिबल। अब देखो ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं इसको सिर्फ इतना लिखूं राम और मोहन इज रिस्पॉन्सिबल, तो भी काम चल जाएगा। यानी कि जरूरी नहीं होता है कि नीदर को लगाना जरूरी है नॉर के पहले। यानी कि अगर नीदर आ रखा है तो वेल एंड गुड, वहां पे नॉर ही आएगा। लेकिन नीदर नहीं भी आ रखा है, उस केस में भी हम नॉर को यूज कर सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ये सेंटेंस सही है वैसे ही नीदर वाला हो जाता है केस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन भाई। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन। ही इज अ वेल नोन सेलिब्रिटी डैश, हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज फैंस इज पुअर डैश, many people are beginning to ignore his new songs dash records। देखते हैं, देखो देखेंगे भाई। बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। देखो लास्ट क्वेश्चन है, आपने ये वाला जो ब्लैंक है ना, ये आपकी हेल्प कर देगा काफ़ी ज़्यादा। कैसे हेल्प कर देगा समझेंगे। मैंने कहा कि वो एक वेल नोन सेलिब्रिटी है, फिर भी उसका जो एटीट्यूड है ना अपने फैंस की तरफ, वो बड़ा पुअर है। पुअर का मतलब गरीब नहीं है, पुअर का मतलब है खराब। ठीक है, वो बड़ा खराब है। अगर वो बहुत खराब है, इसीलिए बहुत सारे लोग उसके आर बिगिनिंग टू इग्नोर हिज न्यू सॉन्ग्स, इसीलिए बहुत सारे लोग शुरुआत कर चुके हैं उसके सॉन्ग्स को इग्नोर करने की। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि इस वाले ब्लैंक में हमें रिजल्ट दिखाना है तो सो आएगा। अब यहां से आप देखोगे कि यहाँ सो है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यानी कि एक ब्लैंक की मदद से आप सारे आंसर लगा सकते थे। ये वेल नोन है और यहाँ पे एटीट्यूड खराब है, और दो चीज़ों में कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए हम हाउ एवर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमें सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा। तो हाउ एवर एक एडवर्ब लगा दिया यहाँ पे, और आगे न्यू सॉन्ग्स और रिकॉर्ड्स दोनों को मिलाने के लिए हमने एंड का प्रयोग कर लिया। इसका मतलब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। भाई देखो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेंटली। ठीक है, क्योंकि एसएससी कभी भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। अब तक एसएससी ने जो 3-3 4-4 फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे हैं, दे आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी ओनली। ठीक है, दे माइट आस्क सम ग्रामर क्वेश्चंस। ठीक है, दे माइट आस्क सम क्वेश्चंस विथ 2, 3 और इवन 4 fillers, and those fillers may be based on grammar. If they are based on grammar, you need to have proper understanding of grammar. ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में एसएससी इस पैटर्न की तरफ जा चुका है। सो वी आर रेडी,
भाई हम तैयार हैं कि हम आपको ऐसे पैटर्न पे भी प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कंजंक्शन की होती है कंप्लीट 9 क्लासेस हमने आपको कंजंक्शन की प्रोवाइड कराई हैं प्रैक्टिस में। ठीक है, आई थिंक इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, मतलब लोग प्रैक्टिस बैचेस में भी 9 क्लास शायद ना दें, हमने आपको फाउंडेशन बैच में 9 प्रैक्टिस क्लास दी हैं। मैं फिर हमेशा एक ही बात कहता आया हूँ आपसे, एक भी मतलब हमेशा एक ही बात ध्यान रखना कि ट्रस्ट करना ना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। मतलब इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ट्रस्ट करें। सामने वाला उस ट्रस्ट को कितने दिन बनाए रखेगा ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप ट्रस्ट करें। और मैंने आपसे पहले दिन से यही कहा है कि हो सकता है चीज़ें थोड़ी डिले हो जाएं, लेकिन जिस दिन होंगी शानदार होंगी, ज़बरदस्त होंगी। और यही कहता आया हूँ, यही कहता रहूँगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। मैं 24 घंटे आप लोगों के साथ हूँ, हमेशा से साथ रहा हूँ। कोई कितना भी करे नहीं करे, मैं जिस तरीके से चाहता हूँ, मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके से अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ, अलग अलग तरीके से अपने स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाऊँ। कभी इस तरीके से, कभी उस तरीके से, कंटेंट दे के, प्रैक्टिस दे के, फाउंडेशन बैच में बहुत क्लासेस दे के। ठीक है, ये सारी क्लासेस वीओडी बैच में भी जाती हैं। देखिए, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये जो प्रैक्टिस बैच हमारा चलता है, ये हमारे जितने भी बैचेस चल रहे हैं छोड़ के सिर्फ रैंकर्स 4 को, वो बाकी सब बैचेस में जाता है। क्योंकि प्रैक्टिस हर बच्चे को करनी है, चाहे वो बैच 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, वीओडी का है, किसी का भी है। अब मैं ये कर नहीं सकता कि 1 में अलग से प्रैक्टिस चलाऊँ, 2 में अलग से प्रैक्टिस चलाऊँ, 3 में अलग से चलाऊँ, 4 में अलग से चलाऊँ। इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर उसमें यही होगा कि मैं हर चैप्टर में आपको 2 प्रैक्टिस क्लास दूंगा और बंद कर दूंगा, है ना। इससे बढ़िया है कि एक कॉमन हमारा एक स्लॉट हमने प्रैक्टिस को डेडिकेट कर रखा है, जिसमें कि हमारे जितने भी बैचेज हैं सब में प्रैक्टिस क्लास जाती रहती है। ठीक है, हर जगह पे भाई हम पूरे तरीके से डेडिकेटेड हैं आपके लिए, पूरे तरीके से मैं। और मैं तो मेंस की भी ऐसी जिम्मेदारी लेके चल रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त प्लान लेके आऊँगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस सीट वगैरह सब कुछ मिलता रहेगा, चिंता मत करो। तो आज के लिए भाई मैं इतना ही रखूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, नॉट के साथ लेस्ट नहीं आता है, एक बार देखते हैं भाई कौन बच्चा कह रहा है। पिछला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार भाई जाने से पहले। ये वाला, अरे ओ घनचक्कर, लेस्ट के बाद में नॉट नहीं आता है। इट्स नॉट लाइक कि नॉट के साथ लेस्ट नहीं आता है, नो, लेस्ट के साथ नॉट नहीं आता है। नॉट के साथ लेस्ट आ सकता है, यानी कि अगर यहां नॉट है तो आगे वाली क्लॉज में लेस्ट यहां आ जाएगा। हमको ध्यान ये देना है, ध्यान देंगे भाई, इस बात को लेके बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेस्ट यहाँ है, लेस्ट की क्लॉज ये है, इस क्लॉज में नॉट नहीं आ सकता है। ठीक है बाबू, चलो आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।